तो ये पार्ट 4 होने वाला है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का। एंड हाय देयर क्लास 12th स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की नई वीडियो। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें आज हम पढ़ेंगे टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, कि डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का तो उसकी टाइमलाइन क्या थी, कब मिखाइल गोर्बाचेव सेक्रेटरी बने, फिर किस तरह लिथुआनिया और कुछ स्टेट्स ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया सोवियत यूनियन से, और उसके बाद सीधे सीधे कैसे बोरिस येल्तसिन हीरो बन गए और वो प्रेसिडेंट बने वहाँ के। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ और उसके डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। बस इतना ही कुछ आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो इसमें हमें देख सकते हैं कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव, ये हमारे गोर्बाचेव भाई साहब, इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1985 में ये जनरल सेक्रेटरी बन गए कम्युनिस्ट पार्टी के। और उसके बाद इन्होंने जो अपने रिफॉर्म्स करे उस रिफॉर्म्स का नतीजा ये निकला कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन ही हो गया। पर फिर भी हम आगे देखते हैं कि अपॉइंट्स बोरिस येल्तसिन एज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस ये टाइमलाइन में कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट याद करनी है जो कि पूछी जाती हैं 1 मार्क में। कि पहले तो 1985 में गोर्बाचेव एज अ जनरल सेक्रेटरी बन गए और उसके बाद बोरिस येल्तसिन हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी बनाए गए 1985 में ही, और सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स ये इन्होंने इनिशिएट करे वही 1985। देन इन 1988 इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगेंस इन लिथुआनिया। लिथुआनिया एक कंट्री है, बाल्टिक कंट्री बोलते हैं इन्हें, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इनको बाल्टिक नेशन बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लिथुआनिया ने 1988 में इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिन कर लिया अपने यहाँ, वहाँ पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिन हो गई थी। लेटर स्प्रेड्स टू एस्टोनिया, लिथुआनिया, जो मैंने आपको बताया। इन मार्च 1990 लिथुआनिया बिकम्स द फर्स्ट ऑफ द 15 सोवियत रिपब्लिक डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि कौन सी कंट्री ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसने सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। सो दैट वाज लिथुआनिया। ये एक बाल्टिक नेशन है। आगे मैं इसका मैप भी आपको दिखा दूंगा। सो इन 1991 जून येल्तसिन नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी एंड बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1991 में येल्तसिन रशिया के प्रेसिडेंट बन गए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो आगे 1991 3 बाल्टिक रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, जैसे मैंने आपको कहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाल्टिक नेशन कहे जाते हैं। इन्होंने ये यूएन मेंबर बन गए और लेटर दे जॉइंड नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन 2004 में ज्वाइन कर लिया। नेटो एक वेस्ट कंट्रीज़ के द्वारा, अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जो इन्होंने ज्वाइन किया है। यहाँ पर आप मैप भी देख सकते हैं यूरोप का। यहाँ पर है एस्टोनिया और यहाँ पर है लाटविया और यहाँ पर है लिथुआनिया। ये तीनों कंट्रीज़ को बाल्टिक नेशन बोला जाता है, रशिया के जस्ट बगल में। इन दिसंबर 1991 रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन डिसाइडेड टू एनल द 1922 ट्रीटी ऑन द क्रिएशन ऑफ द यूएसआर। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1922 में जो यूएसआर बनाया गया था उसको फाइनली 1991 में रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन ने पहले एनल कर दिया, यानी ट्रीटी को ख़त्म कर दिया। द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स उसके बाद फॉर्म हुआ था, ये भी हम लोगों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं यही CIS में थी। ये CIS का कुछ लोगो है, आप देख सकते हैं। 1991 दिसंबर 25 गोर्बाचेव रिजाइंस एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ द सोवियत यूनियन। तो हम पढ़ चुके हैं कि 1991 में फाइनली सोवियत यूनियन का एंड हो गया था। तो अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। सोवियत यूनियन का विघटन कैसे हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क्स में आता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मैंने लिख दिए हैं पहले ही, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट फेल्ड टू मीट एस्पिरेशन ऑफ पीपल। तो इसमें हुआ क्या कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर इंटरनल वीकनेस चल रही थी, उन लोगों को फूड इम्पोर्ट करना पड़ रहा था, वो वेस्ट कंट्री से बहुत पीछे हो गए थे। इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर तरीके का वहाँ पर सारे सिस्टम वहाँ पर बेकार चल रहे थे। विच फेल टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एंड दीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। सेकेंड रीज़न यू कैन राइट इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। आर्थिक स्थिरता चल रही थी, मतलब बहुत सालों से वहाँ पर सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज हो गया था। कंज्यूमर फूड यानी हमारे जो डेली खाने का जो फूड होता है
उसकी शॉर्टेज चल रही थी। वहाँ पर रोज़मर्रा की जीवन की ज़रूरतों के सामान भी नहीं मिल रहे थे। एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिगैन टू डाउट द क्वेश्चन द सिस्टम एंड टू डू सो ओपनली। सारे समाज को पता था कि ये अपने सारे रिसोर्सेज को तो गलत जगह यूज़ कर रहे हैं, वॉर्स में, आर्सेनल्स में, और अपनी सैटेलाइट कंट्रीज़ को डेवलप करने में, और वहाँ पर भी मिलिट्री सिस्टम डेवलप करने में ये सारे रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। सो थर्ड पॉइंट वही है, मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्स इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल। सोवियत यूनियन को पता नहीं उस समय क्या पड़ी थी कि ये हर वॉर में जाके शामिल हो जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, सारे वॉर में ये जाके शामिल हो जाता था। तो वही इसके मैक्सिमम रिसोर्सेस सारे वॉर में, गन्स, मिलिट्री, इन्हीं सब चीज़ों में जा रहे थे। और जो वेलफेयर सिस्टम होता है, जो सरकार जनता के लिए काम करती है, उन पर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। फोर्थ पॉइंट इज एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट। एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट। ये भी एक रीज़न रहा सोवियत यूनियन के विघटन का, उसके डिसइंटीग्रेशन का। कैसे? वहाँ की जनता को पता लग गया था कि हम कम्युनिस्ट विचारधारा अपना तो रहे हैं, हम इनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन तभी भी हम वेस्ट से पिछड़ गए हैं। उनके कंपैरिजन हमारे यहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ उनका। रूल ऑफ सिंगल पार्टी। द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टेगनेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर एक सिंगल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, 70 साल से रूल कर रही थी, और वो जो कि लोगों के लिए अकाउंटेबल भी नहीं थी। मतलब वही कि जनता उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकती है कि आपने सारे रिसोर्स कहाँ खर्च किए, आप किसी वॉर में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो हमसे बिना पूछे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। तो ऑफ कोर्स वो एक रिजिड सिस्टम बन चुका था। लास्ट पॉइंट इज़ करप्शन। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन भी था। ऑर्डिनरी पीपल वर एलिएनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी काम करवाने जाओ सरकार के पास तो बस करप्शन, पैसे चाहिए। रैम्पेंट करप्शन, द इनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स, द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट। गोरबाचेव ने कुछ ट्राई भी किया और दूसरी गवर्नमेंट ने ट्राई किया, बट जो हार्ड लाइनर्स थे उन्होंने एक कू करने की कोशिश करी, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो वो ओपननेस के लिए भी रेडी नहीं थे। एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड। और इस पूरे वास्ट लैंड में पूरी अथॉरिटी का सेंट्रलाइजेशन था। मतलब इतने बड़े रशिया, और प्लस उसमें जो अलग अलग स्टेट्स थे, 14 मोर स्टेट्स जिन्होंने मिलकर के यूएसएसआर बनाया था, उन सब का सेंट्रलाइजेशन, यानी एक रशिया ही अकेले था जो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था। सिंगल पार्टी हर चीज़ को हैंडल कर रही थी, जो कि बहुत बुरी बात थी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आप, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म आप समझते हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा। मुझे मेरे देश से प्यार है, मेरे देश के डिसीजंस हम लोगों के द्वारा ही लिए जाने चाहिए, ऐसी कुछ विचारधारा। सो यस, जैसे आपको पता ही है कि यूएसएसआर वाज मेड विद द 15 कंट्रीज़, 15 कंट्री इसमें शामिल थे। तो बाद में धीरे धीरे करके हर एक देश को ये ऐसा महसूस होने लगा कि रशिया ही हर जगह सारे डिसीजन लेता है, वही एज अ मेन लीडिंग प्लेयर उभर कर आता है। कोई ट्रीटी करनी हो, कहीं पे कोई एग्रीमेंट साइन करना हो, तो यूएसएसआर के बिहाफ पर रशिया ही सारे काम करता था। तो बाकी देशों को लगने लगा कि हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमें भी लिबर्टी, आज़ादी ले लेनी चाहिए। और नेशनलिज्म के नाम पर लोग, देशों ने अपने आप को यूएसएसआर से अलग करना स्टार्ट कर दिया। ओके, इसी से रिलेटेड फिर एक और क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी निकले, कुछ परिणाम भी निकले। तो वो क्या थे, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है 6 मार्क का। तो फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट इज एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ऑफ कोर्स सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर स्टार्ट ही कैसे हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही ये प्रूव करने में लगे हुए थे कि हु इज़ द पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, कौन ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जब फाइनली सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो कोल्ड वॉर का भी एंड हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेंट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन। द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वॉज नॉट एन इशू एनी मोर। ऑफ कोर्स अब ऐसा कोई इशू रहा ही नहीं कि कौन सा अच्छा है, सोशलिस्ट अच्छा है या कैपिटलिस्ट अच्छा है। क्लियरली कैपिटलिज्म वॉज विनर। सेकेंड पॉइंट इज एंड ऑफ आर्म रेस। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था तो दोनों महाशक्तियों के बीच में, दोनों पावरफुल कंट्रीज़ के बीच में एक आर्म रेस शुरू हो गई थी। अगर अमेरिका कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो रशिया को भी बनाना है, अगर अमेरिका कोई न्यूक्लियर डील साइन करता है तो रशिया को भी करना है, अगर अमेरिका कोई
आर्म्स, कोई गन, कोई एम्यूनेशन बनाएगा, सारी चीज़ें उसको भी करनी है। और स्पेस रेस भी स्टार्ट हो गई थी, जिसका भी एंड हुआ। स्पेस रेस मतलब कि सबसे पहले सैटेलाइट कौन भेजेगा आसमान में, अमेरिका भेजेगा या कौन। वैसे जीके के लिए बता दूं कि स्पुतनिक 1, SPUTNIK, स्पुतनिक 1 नाम की एक सैटेलाइट सबसे पहले रशिया ने भेजी थी, अमेरिका से ही पहले रशिया ने भेजी थी। थर्ड पॉइंट इज पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड एंड देयरफॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन ऑल्सो चेंज्ड। तो पावर इन्फ्लुएंस भी चेंज हो गया। पहले जो पूरी दुनिया दो ग्रुप में बटी थी, अब फाइनली USSR का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रह गया। फोर्थ पॉइंट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब जो एक बहुत बड़ा देश पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था, वो एंड हो गया, वो ख़त्म हो गया, एंड फाइनली कैपिटलिज्म वाज अ विनर। तो अब यही एक डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बनकर रह गया था। फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिकेम पावरफुल। अमेरिका ने और कुछ देशों ने मिलकर के एग्रीमेंट किया और कुछ बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, उसमें दो बड़े इंस्टीट्यूशन उभर कर आए थे, वो थे वर्ल्ड बैंक और IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो भी मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ये आगे किसी न किसी चैप्टर में आ ही जाएगा, यहाँ पर मैं ऐसे ही बस डिस्कस कर ले रहा हूँ। सो 1944 में एक ब्रेटन वुड्स नाम की कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर दो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उभर कर आए, दैट इज़ फर्स्ट इज़ वर्ल्ड बैंक, सेकेंड इज़ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या करते हैं कि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल्स, दुनिया में लोग ट्रेड कैसे कर रहे हैं, किस देश को कितने पैसे की ज़रूरत है, वाइट मनी, ब्लैक मनी, इन सब चीज़ों का रेगुलेशन करते हैं। सो these organizations became advisor to all these countries since they gave them loans for their transition to capitalism। ये organizations क्या कर रही थी, उन countries को help कर रही थी, लोन दे रही थी ताकि वो कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट बन सके। The notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life, and finally ये आइडिया पूरे वर्ल्ड में गया कि लिबरल डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे ऑफ गवर्नेंस। लिबरल डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेटिक होना है, वो भी लिबरल वे में, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अपोज कर दिया गया टोटली। एमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज़, द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मेंट द एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज़। ऑफकोर्स जब सोवियत, जिसमें 15 कंट्रीज़ थी, उसका एंड हो गया, तो फाइनली उसमें से 14 नई कंट्रीज़ का जन्म हुआ, उनके सेपरेट मैप तैयार हुए वर्ल्ड मैप पर। लास्ट पॉइंट एक छोटा सा आप लिख सकते हैं कि US बिकेम द सोल सुपर पावर, या फिर ये आप फर्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं कि यस, जब कोल्ड वॉर एंड हुआ तो जो दो महाशक्तियाँ थी उनमें से एक तो ख़त्म हो गई, दैट इज़ USSR। तो फिर फाइनली कौन पावरफुल रहा, USA यानी कि अमेरिका वॉज द सोल सुपर पावर आफ्टर कोल्ड वॉर। सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इनको घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और लिख कर देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन कमेंट सेक्शन related to chapter. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Thanks.